गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम जोड़िया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम BA फर्स्ट ईयर हिस्ट्री भारत का इतिहास जिसमें कि प्रारंभ से लेकर 1206 तक की घटनाओं की जानकारी दी गई है। इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है गुप्त वंश के प्रमुख शासक समुद्रगुप्त की प्रमुख उपलब्धियां। इससे पिछले वीडियो में हमने गुप्त वंश की प्रारंभिक जानकारी, गुप्तों के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत, उनकी उत्पत्ति अर्थात जाति, इसके अलावा उनके गुप्तों के मूल निवास स्थान के संबंध में जानकारी प्राप्त की थी। आज के इस वीडियो में हम गुप्त वंश के प्रमुख शासक समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना है वह 3य शताब्दी के चौथे दशक में तथा उत्थान जो है 4थी शताब्दी में हुआ था। चूँकि इस काल में भारत के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति की थी, इसलिए भारतीय इतिहास में गुप्त काल का जो इतिहास है वह हिंदू काल का स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। इस काल में गुप्त शासकों ने भारत के एक बहुत बड़े भाग पर एकाधिकार स्थापित कर लिया था। गुप्त काल के प्रमुख शासक जो थे वह थे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त जैसे महान सम्राट इस वंश में हुए थे, जिनके शासनकाल में साहित्य, कला, विज्ञान, भाषा आदि की उन्नति हुई। इसके अलावा इनके शासनकाल में प्रजा सुखी और संपन्न थी, व्यापार वाणिज्य उन्नत अवस्था में थे, कृषि की दशा अच्छी थी और यह जो काल था सुख समृद्धि शांति का काल रहा था। लेकिन स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात जो भी शासक गद्दी पर बैठे अयोग्य सिद्ध हुए, अतः उनके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। तो सबसे पहले देखते हैं श्री गुप्त, जिसकी शासन अवधि 240 से 280 ईस्वी निर्धारित की गई है। इसके पश्चात घटोत्कच, जिसकी शासन अवधि 280 से 319 तक निर्धारित है। इसके अलावा चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इनकी शासन अवधि 319 से लेकर 335 ईस्वी तक रही है। इसके पश्चात गुप्त वंश का प्रतापी और महान सम्राट समुद्रगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था, इसकी शासन अवधि 335 से 375 ईस्वी तक निर्धारित की गई है। तो सबसे पहले श्रीगुप्त, जिसकी शासन अवधि 240 से 280 ईस्वी निर्धारित है। श्रीगुप्त, जिसे कि गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो थे वह चंद्रगुप्त प्रथम थे। तो श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने 240 से लेकर 280 ईस्वी तक शासन किया था और महाराज की उपाधि इन्होंने धारण की थी। डॉक्टर KP जायसवाल के अनुसार श्रीगुप्त भार शिवों के अधीन छोटे से राज्य प्रयाग का शासक था।
फिर इसके बाद गद्दी पर बैठते हैं घटोत्कच। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच। इनकी शासन अवधि 280 से 319 बीस तक निर्धारित है। श्रीगुप्त के पश्चात उनके पुत्र घटोत्कच, जिन्होंने कि 280 से 320 ईस्वी तक शासन किया। महाराज की उपाधि इन्होंने भी धारण की। एलन के अनुसार घटोत्कच के साम्राज्य में पाटलिपुत्र और उनके निकटवर्ती प्रदेश शामिल थे। इसके बाद गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम रहा, जिनकी शासन अवधि 319 बीसी से 335 ईस्वी तक निर्धारित की गई है। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत की शुरुआत की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 बीस में गुप्त संवत की शुरुआत की थी और इनके पश्चात समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी तक शासन रहा था। तो चंद्रगुप्त प्रथम, तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है, जो कि घटोत्कच का उत्तराधिकारी हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम एक स्वतंत्र शासक थे। उसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा उसने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और अपनी राजनीतिक शक्ति को इन्होंने मजबूत कर लिया था। उसने लिच्छवी साम्राज्य को अपने साम्राज्य में शामिल किया। चंद्रगुप्त प्रथम के जीवन काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना यह है कि उसने अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र अर्थात समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। इस प्रकार घटोत्कच का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम बने, जो कि एक स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य करते थे। इसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की और लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी के साथ इन्होंने विवाह किया था और अपनी राजनीतिक स्थिति को इन्होंने मजबूत कर लिया था। बाद में लिच्छवी साम्राज्य को चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। इन्होंने 319 से 20 से लेकर 335 ईस्वी तक शासन किया था और अपने जीवन काल में ही इन्होंने अपने पुत्र समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। इनका साम्राज्य पाटलिपुत्र तक फैला हुआ था। फिर इसके पश्चात गद्दी पर बैठते हैं समुद्रगुप्त। इनकी शासन अवधि 335 से लेकर 375 ईस्वी तक निर्धारित की गई है। तो समुद्रगुप्त की जो विजय है वह कुछ इस प्रकार है। नंबर 1 है उत्तरी भारत की विजय। नंबर 2 आठवीं राज्य की विजय। नंबर 3 दक्षिण भारत की विजय। 4 नंबर सीमांत राज्यों की विजय। 5 नंबर राज्यों पर विजय। 6 नंबर है प्रत्यंत राज्यों पर विजय। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात समुद्रगुप्त राज सिंहासन पर आसीन होते हैं। हरिसेन, जो कि समुद्रगुप्त का मंत्री भी था और राज दरबारी भी थे। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति नामक ग्रंथ की रचना की थी। इस प्रशस्ति से हमें समुद्रगुप्त के राज्यारोहण, उनकी विजय, साम्राज्य विस्तार और उसकी बाल्यावस्था आदि के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति, जिसकी रचना हरिसेन के द्वारा की गई थी, इस ग्रंथ से हमें समुद्रगुप्त के राज्यारोहण,
उसकी विजय, साम्राज्य विस्तार, बाल्यावस्था आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें इस प्रशस्ति से प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त एक महान विजेता थे। इसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी और कला और साहित्य के क्षेत्र में इनका प्रमुख योगदान रहा था। इन्होंने 335 से लेकर 375 ईस्वी तक ऐसे ही शासन किया था। इनकी वीडियो में सबसे पहले उत्तरी भारत की विजय अभियान। तो इलाहाबाद प्रशस्ति, जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है, इस प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत पर 2 बार आक्रमण किया था। समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत पर 2 बार आक्रमण किया था। अपने प्रथम आक्रमण में उसने उत्तरी भारत के 3 प्रमुख शासकों अच्युत, नागसेन और कोटकुल, अच्युत, नागसेन और कोटकुल नरेश को पराजित किया था। और अपने दूसरे आक्रमण में समुद्रगुप्त ने 9 शासकों को पराजित किया, जिनमें रुद्रदेव, मादिल, नागदत्त, चंद्रवर्मन, गणपतिनाग, नागसेन, अच्युत, नंदिनी और बलवर्मन प्रमुख रूप से थे। तो इस प्रकार समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत विजय का अभियान शुरू किया, जिसके अंतर्गत इसने उत्तरी भारत पर 2 बार आक्रमण किया। प्रथम आक्रमण के अंतर्गत इन्होंने अच्युत, नागसेन और कोटकुल नरेश को पराजित किया और द्वितीय आक्रमण में इन्होंने 9 शासकों को पराजित किया। ये 9 शासक थे रुद्रदेव, मादिल, नागदत्त, चंद्रवर्मन, गणपतिनाग, नागसेन, अच्युत, नंदिनी और बलवर्मन। ये प्रमुख शासक थे जिन्हें समुद्रगुप्त ने पराजित कर दिया था। इसके पश्चात है 8वीं राज्यों की विजय। 8वीं राज्यों की विजय तो जबलपुर तथा छोटा नागपुर के समीप आठविकों के कुल 18 राज्य पड़ते थे। वहाँ जंगल और पहाड़ी प्रदेश थे। आठविकों को परास्त कर समुद्रगुप्त ने उन्हें अपना सेवक बना लिया और दक्षिण की वीडियो में समुद्रगुप्त को इनका काफ़ी सहयोग प्राप्त भी हुआ था। उत्तरी भारत की विजय के पश्चात समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत का विजय अभियान किया। दक्षिण भारत की विजय अभियान के अंतर्गत इन्होंने कुल 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की। इनमें प्रमुख थे कौशल का शासक महेंद्र, महाकांतर का व्याघ्रराज, इसके अलावा कौशल का मंत्रराज, फिर है शिष्टपुर का महेंद्रगिरी, कोटपुर का स्वामीदत्त, विजयघट्टम का दमन, कांची का विष्णुगुप्त, अवगुप्त का नीलराज, वेगी का हस्तिवर्मन और देवराष्ट्र का कुबेर और कुरस्थलपुर का धनंजय। इन राज्यों पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। इसके पश्चात इन्होंने दक्षिण भारत की विजय अभियान के पश्चात इन्होंने सीमांत राज्यों पर विजय प्राप्त की। तो सीमांत राज्यों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। ये सीमांत राज्य कुछ निम्नलिखित थे। इनमें समतट, दवार, कामरूप,
उनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया था। इसके पश्चात समुद्रगुप्त ने गणराज्यों पर भी विजय प्राप्त की। समुद्रगुप्त ने गणराज्यों पर भी विजय प्राप्त की। समुद्रगुप्त की विजयों से भयभीत होकर गणराज्यों ने भी, जिनकी संख्या 9 रही, इन्होंने बिना युद्ध किए ही समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ये गणराज्य निम्नलिखित थे: मालव, अर्जुनायन, योद्धे, मालव, अर्जुनायन, योद्धे, मद्रक, आभीर, प्रार्जुन, सनकानी, काक, खरपाटी। ये 9 गणराज्य थे जिन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी और बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके पश्चात इन्होंने प्रत्यंत राज्यों पर विजय प्राप्त की। इसके पश्चात समुद्रगुप्त ने प्रत्यंत राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। तो समुद्रगुप्त की दिग्विजय समाप्त होने पर उसकी जो ख्याति थी दूर दूर तक फैल चुकी थी। पड़ोस के विदेशी राज्यों में अब इतनी शक्ति नहीं थी कि वे समुद्रगुप्त की सेना का सामना कर पाते। इसलिए प्रत्यंत राज्यों ने समुद्रगुप्त के आगे आत्मसमर्पण कर दिया और पड़ोस के विदेशी राज्यों से समुद्रगुप्त ने मित्रता प्राप्त की। इस अधीन मैत्री की शर्तें इस प्रकार थी: नंबर 1, आत्म समर्पण या आत्म निवेदन करना। नंबर 2, कन्या पयन अर्थात राजकुमारियों का विवाह गुप्त शासकों से करवाना। इसके अंतर्गत पूर्ण राजभक्ति और स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए अपनी राजकुमारियों का विवाह गुप्त शासकों से करवाना। तीसरा, उपहार भेंट लिए गए। इसके अलावा अपने विषय भुक्ति अर्थात राज्यों में शासन करने के लिए गुप्तों का गरुड़ की मूर्ति से अंकित मुद्रा को स्वीकार करना। इन विदेशी राजाओं के नाम इस प्रकार थे: देवउत्तर शाही, शाहनुशाही, शक्नपति, मुरुंड, सिंगल और अन्य द्वीप। सिंगल और अन्य द्वीप। अब है साम्राज्य विस्तार। समुद्रगुप्त का साम्राज्य हिमालय की तलहटी से दक्षिण में नम्रता तक, हिमालय की तलहटी से दक्षिण में नम्रता नदी तक और पूर्व में हुगली से पश्चिम में यमुना व चंबल तक फैला हुआ था। समुद्रगुप्त का साम्राज्य हिमालय की तलहटी से दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पूर्व में हुगली से पश्चिम में यमुना व चंबल तक फैला हुआ था। इस प्रकार समुद्रगुप्त एक महान विजेता थे जिन्होंने कि अपने सैन्य शक्ति के बल पर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत, दक्षिण भारत का विजय अभियान किया। इसके अलावा इन्होंने 8वीं राज्य पर विजय प्राप्त की, सीमांत राज्यों पर विजय प्राप्त की, गणराज्यों पर समुद्रगुप्त ने अपना वर्चस्व स्थापित किया। इसके अलावा प्रत्यंत राज्यों पर समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की थी। फिर इसके अतिरिक्त समुद्रगुप्त की सांस्कृतिक उपलब्धियां, जिसमें समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करना और समुद्रगुप्त का जो धर्म सहिष्णु सम्राट होना है, तो अश्वमेध यज्ञ जो कि समुद्रगुप्त के द्वारा संपादित किया गया था। तो समुद्रगुप्त ने अपनी दिग्विजयों की परम उपलब्धियों के उपलक्ष्य में शास्त्रोचित अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान इन्होंने करवाया। विद्वानों ने निम्न साक्ष्यों के आधार पर इसे प्रमाणित भी किया है, जैसे कि नंबर 1, समुद्रगुप्त के उत्तरार्ध वंशजों के अभिलेखों में उसे चीरकाल से न होने वाले अश्वमेध यज्ञ का पुनः अनुष्ठान करवाने वाला बताया गया है। नंबर 2, गुप्तराज
गुप्त राजकुमारी प्रभावती गुप्त के दान पत्र में समुद्रगुप्त को उनके अश्वमेध यज्ञ करने वाला कहा गया है। प्रथम अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान उसने दक्षिण भारत की विजय के उपरांत किया था और दूसरा संपूर्ण दिग्विजय प्राप्त करने पर। इस यज्ञ के उपलक्ष्य में समुद्रगुप्त ने विभिन्न प्रकार के स्वर्ण सिक्के चलाए थे, जिसे कि अश्वमेध शैली का सिक्का भी कहा गया है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त को संगीत से भी प्रेम रहा था। फिर है समुद्रगुप्त का धर्म। तो धार्मिक क्षेत्र में समुद्रगुप्त प्राचीन हिंदू धर्म की मर्यादा को पुनर्स्थापित करने वाला बताया गया है। वह हिंदू शास्त्रों के निर्देशित मार्ग पर चलना अपना कर्तव्य मानता था। गरीबों और अनाथों को सहायता देना ये अपना मुख्य कर्तव्य मानते थे। इनके सिक्कों पर गरुड़ मूर्ति का अंकित होना इस बात का संकेत है कि समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म के समर्थक थे, लेकिन बौद्ध व अन्य संप्रदायों का भी वे आदर करते थे। उसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान ब्राह्मण धर्म का पोषक होना बताया गया है। तो इस प्रकार समुद्रगुप्त हिंदू धर्म को मानते थे, लेकिन अन्य सभी धर्मों का भी समान रूप से आदर करते थे। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की संज्ञा प्रदान की गई है। समुद्रगुप्त की शासन प्रणाली। तो समुद्रगुप्त एक महान विजेता ही नहीं बल्कि एक अच्छे प्रशासक भी रहे। उसने राजधानी के दूर प्रदेशों पर सीधा नियंत्रण करने की बजाय अपनी प्रभु सत्ता स्वीकार कराने के बाद सब शासन के अधिकार उन्हें प्रदान कर दिए थे। यह नीति समुद्रगुप्त की दूरदर्शिता को प्रकट करती है। समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को अनेक प्रांतों में बांट रखा था। प्रत्येक प्रांत का एक प्रांत अधिनियुक्त होता था। समुद्रगुप्त इन पर पूरा नियंत्रण रखते थे। शासन कार्यों में परामर्श देने के लिए मंत्रिमंडल था। समुद्रगुप्त का जो शासन व्यवस्था थी सुसंगठित सुव्यवस्थित रही थी। इसके अलावा समुद्रगुप्त की तुलना इतिहास में सम्राट अशोक से भी की जाती है। समुद्रगुप्त नेपोलियन से भी अधिक महान था। कई विद्वानों ने समुद्रगुप्त को अशोक से भी अधिक महान बताया। दोनों ही सम्राट उदार थे, दानी थे, प्रजा हितैषी रहे और अन्य धर्मों का सम्मान करते थे। अशोक और समुद्रगुप्त दोनों ही महान साम्राज्यवादी शासक थे, कुशल प्रशासक रहे। दोनों ने ही शांतिपूर्ण नीति से अपने अपने धर्मों का प्रचार प्रसार किया और जनता की भलाई में इन्होंने अनेक कार्य भी करवाए। दोनों के समय कला और साहित्य की उन्नति काफ़ी हुई। फिर भी ये कहना उचित होगा कि अशोक ने धर्म पर अत्यधिक महत्व दिया। सम्राट होने के नाते उसे प्रशासक को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। अशोक के जीवन काल में जो साम्राज्य था वो स्थिर रहा था, लेकिन उसकी मृत्यु के 50 वर्षों के बाद ही जो साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया था मौर्य। तो अशोक की धार्मिक नीति उसके साम्राज्य के पतन का कारण बनी थी। दूसरी ओर समुद्रगुप्त की जो साम्राज्य विस्तार वे सुरक्षा करना अपना मुख्य कर्तव्य मानते थे और समुद्रगुप्त की मृत्यु के 200 वर्षों के बाद भी गुप्त साम्राज्य बना रहा था। अतः हम कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त अगर अशोक से महान नहीं था तो कम से कम उसकी महानता जितना सम्मान तो अवश्य ही था। तो इस प्रकार समुद्रगुप्त एक महान विजेता थे, महान राजनीतिज्ञ रहे, एक योग्य शासक थे, उदार व दयावान शासक रहे, धर्म सहिष्णु सम्राट थे अर्थात हिंदू धर्म मानते थे, लेकिन अन्य धर्मों का भी समान रूप से आदर करते थे। समुद्रगुप्त साहित्य और कला के भी संरक्षक थे। तो इस प्रकार समुद्रगुप्त जो थे महान विजेता के साथ साथ एक अच्छे प्रशासक भी थे।
वे प्रखर बुद्धि वाले व्यक्ति थे, विद्वान थे, इनमें काव्यगत प्रतिभा भी थी। इसी कारण इन्होंने कविराज की उपाधि भी धारण की थी। संगीत से समुद्रगुप्त को विशेष प्रेम था, क्योंकि गुप्त सिक्कों पर, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। उसका दरबार कवियों, विद्वानों और संगीतकारों से सुशोभित रहता था। इस प्रकार गुप्त वंश के प्रमुख शासक समुद्रगुप्त की प्रमुख उपलब्धियां, राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों की जानकारी आपको प्रदान कर दी गई है। कल हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें।